काम करता है। तो एसी जनरेटर में क्या होगा, तो कि एक कॉइल होगी एंड वो कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो ऐसे एरिया में है एंड यहाँ पर इस कॉइल का अपना कुछ एरिया भी होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड सपोज क्या हो जाए B एंड जो एरिया है वो क्या हो जाए A। सो नाउ अगर ये कॉइल रोटेट करती है तो रोटेट करने से क्या होगा, तो कि मैग्नेटिक फील्ड एंड जो A है इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो चेंज हो जाएगा। जैसे सपोज कि यहाँ से इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अगर ये डायरेक्शन में है एंड ये जो कॉइल है तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, तो कि वो कॉइल के परपेंडिकुलर के हिसाब से होगा। तो जैसे जैसे ये कॉइल जो है वो रोटेट करेगी यानी क्या, तो कि ये कॉइल जो है वो पहले ऐसे था फिर वो ऐसे होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, तो कि पहले सपोज एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, उसके बाद कॉइल ऐसे टर्न करके तो एरिया वेक्टर इधर आ जाएगा। इस तरह से क्या होगा कि कॉइल जो है वो रोटेट करती जाएगी और एरिया वेक्टर जो है तो वो क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। इट्स लाइक कि एरिया वेक्टर एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो जो कॉइल है वो क्या करेगी, तो कि कॉइल रोटेट करेगी एंड जैसे ही कॉइल रोटेट करती है तो क्या होगा, तो कि जो मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर है दोनों के बीच का एंगल चेंज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जैसे मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पर ही है, पहले एरिया वेक्टर इधर है। तो जैसे जैसे कॉइल रोटेट करेगी क्या होगा, तो कि एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड B में जब कोई भी कॉइल है वो कॉइल जब रोटेट करेगी तो इसका जो इफेक्टिव एरिया होगा A cos थीटा वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। एंड ये थीटा क्या है, तो कि थीटा जो है वो एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल है। सो नाउ यहाँ पर क्या होगा, तो कि फ्लक्स जो है वो चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें थीटा चेंज हो रहा है एंड इसकी वजह से फ्लक्स जो है वो चेंज होगा एंड जैसे ही फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें क्या हो जाएगा, तो कि EMF इंड्यूस हो जाएगा। तो AC जनरेटर जो है वो किस पर काम करता है कि पहले जो है यहाँ पर फ्लक्स चेंज होगा एंड उसी के हिसाब से AC जनरेटर जो है वो वर्क करता है। सो यहाँ पर AC जनरेटर जो है वो क्या करता है, तो कि मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सो इसको अगर हम डिटेल में इसका कंस्ट्रक्शन देखें कि इसमें क्या है, तो कि यहाँ पर एक कॉइल है एंड इस कॉइल के एंड में अगर हम यहाँ पर देखें तो स्लिप रिंग्स एंड कार्बन ब्रशेस है। अभी ये क्या करते हैं, तो कि ये जो कॉइल है हमारी उसको एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऐसे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में एंड ये जो कॉइल है उसका ये क्या है, तो कि ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन की अगर वो यहाँ पर है तो एक पॉइंट से ऐसे वो ऐसे रोटेट करेगा वो, तो ये जो है उसका क्या है, तो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एंड ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो क्या होगा, तो कि वो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर होगा। कि देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों किस में होंगे, तो कि ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे। नाउ जैसे ही कोई रोटेट करेगा तो उस टाइम पे थीटा जो है वो चेंज होगा एंड थीटा चेंज होने की वजह से फ्लक्स जो है वो चेंज होगा एंड फ्लक्स जैसे ही चेंज होगा तो क्या होगा, EMF इंड्यूस होगा। तो इसके लिए अगर हम इक्वेशन देखें तो जो कॉइल है वो सपोज कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा जो है उससे रोटेट कर रहा है, जो एंगल है उसका वो क्या है, थीटा है एंड टाइम क्या है, t टाइम पे। तो सपोज कि t टाइम पे थीटा एंगल के हिसाब से उसका जो एंगुलर स्पीड है वो क्या है, ओमेगा है। तो इसके हिसाब से हम थीटा फाइंड कर सकते हैं। सी ये जो था हमारा ऐसे था कि अगर हमें एंगुलर स्पीड ढूंढना है तो क्या हो, ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई t, कि उसका t टाइम में थीटा एंगल के हिसाब से क्या चेंज होगा तो उसका एंगुलर स्पीड ओमेगा होगा। ये t यहाँ से यहाँ गया तो थीटा इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, तो कि थीटा इक्वल टू में आ जाएगा ओमेगा t। तो यहाँ पर वही हम ले रहे हैं कि थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, ओमेगा t। इसमें अब हम जो है अज्यूम क्या कर रहे हैं, तो कि थीटा 0 है। ठीक है, थीटा 0 कब होगा, तो कि t 0 पे एंड जैसे ही रोटेट करेगा वैसे ही क्या होगा, तो कि जैसे ही रोटेट करेगा वैसे ही जो इफेक्टिव एरिया होगा वो कैसा हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा विद टाइम। तो यहाँ पर फ्लक्स चेंज होगा तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, तो कि फ्लक्स का फॉर्मूला था BA cos थीटा। तो यहाँ पर जो है कि थीटा जो है वो हमने क्या लिया, ओमेगा t, तो यहाँ आ गया ओमेगा t, तो इसीलिए थीटा क्या आ गया, BA cos ओमेगा t। नेक्स्ट अभी हमने देखा कि फाई जो है वो क्या होगा, BA cos थीटा एंड थीटा की जगह ओमेगा t आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, BA cos ओमेगा t। नाउ फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो इंड्यूस्ड EMF होगा n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए, तो वो क्या होता था, तो कि एप्सिलॉन इक्वल्स टू माइनस n डी फाई बाई dt होता था। नाउ यहाँ पर फाई है, फाई की जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो फाई की जगह पर जो वैल्यू आएगा वो क्या, तो कि BA cos ओमेगा t आ जाएगा एंड यहाँ पर जो नीचे है वो
एंड ये जो n था वो तो वैसा का वैसा आएगा। सो यहाँ पे देखो BA जो है वो तो कांस्टेंट निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो कि t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो t जो है वो इसी में है, तो इसीलिए सिर्फ क्या बचेगा, तो कि cos ओमेगा t बचेगा, एंड BA जो है वो कांस्टेंट में निकल जाएगा, तो इसीलिए यहाँ क्या आ जाएगा, तो कि -NDA d/dt cos ओमेगा t। तो यहाँ पर cos ओमेगा t का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, यानी cos ओमेगा t को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो cos ओमेगा t जो है उसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो कि sin ओमेगा t, एंड यहाँ पर ये ओमेगा t के हिसाब से है तो चेन रूल लगाना पड़ेगा कि चलो इसको x मान लो, ठीक है, तो cos x का होगा sin x, फिर जो अज्यूम किया है उसका डेरिवेटिव यानी कि ओमेगा t का डेरिवेटिव। यहाँ पर जिसे पता ना चले उसके लिए कि यहाँ पर जैसे cos ओमेगा t है इसका हमें डेरिवेटिव लेना है, तो ओमेगा t जो है तो इसके डेरिवेटिव के लिए हम क्या करते हैं, तो कि इसको x मान लो, तो cos x का क्या आ जाएगा, तो कि sin x, तो इसीलिए यहाँ पर आ गया sin x क्या था, तो कि ओमेगा t। अभी जो अज्यूम किया है उसका फिर से डेरिवेटिव करते हैं, तो क्या, तो कि d/dt एंड यहाँ आ जाएगा ओमेगा t। तो ये ओमेगा t का फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो t का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, एंड ये ओमेगा कांस्टेंट के हिसाब से आएगा, तो इसीलिए क्या आ जाएगा, तो कि सिर्फ ओमेगा आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो कि sin ओमेगा t एंड जो ओमेगा है वो, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। तो ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखो अभी ये n b a तो था ही, फिर ये जो ओमेगा आया वो एंड देन sin ओमेगा t, ये डेरिवेटिव कैसे हुआ पता चल गया ना। डेरिवेटिव जब करते हैं तो ये cos का sin होता है, एंड यहाँ पर अगर ओमेगा t है तो इस तरीके का कैसे होता था, तो कि x की पावर n अगर है तो इसका डेरिवेटिव पावर आगे आ जाएगी n, एंड ये x क्या हो जाएगा फिर n-1। तो वैसे ही हमने यहाँ पर कि ओमेगा t है, ओमेगा का कांस्टेंट होगा, डेरिवेटिव सिर्फ t का आएगा, तो t के लिए क्या आ जाएगा, तो कि t की पावर कुछ नहीं होगा तो 1, एंड ये 1 आगे जाएगा तो 1t, एंड फिर क्या है, तो कि n-1 यानी कि 1 - 1 0, तो यानी ऐसा हो जाएगा कि 1t की पावर 0, एंड किसी का भी पावर 0 यानी 1, तो इसीलिए ये जो है t का डेरिवेटिव क्या आ गया 1, एंड ओमेगा तो क्या हो गया, तो कि कांस्टेंट निकल गया, तो इसीलिए cos ओमेगा t जो है उसका डेरिवेटिव क्या आ गया sin ओमेगा t, एंड ये एक ओमेगा भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये हमारे पास क्या था, तो कि NBA, एंड यहाँ पर ये जो है ओमेगा, एंड फिर कौन सा, तो कि ये sin ओमेगा t। तो यहाँ पे जो हमें मिला ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की है कि EMF का वैल्यू जो है वो इतना होगा। नाउ सपोज कि यहाँ पर sin ओमेगा t है, तो ये ओमेगा t का वैल्यू 1 हो सकता है, कब 1 होगा, तो कि अगर जो है हमारा यहाँ पर 90 के हिसाब से हो तो sin 90 के हिसाब से वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, तो फिर अगर यहाँ पर तो कि sin के हिसाब से अगर ये 1 वैल्यू दे दे तो बचेगा क्या, तो कि NBA ओमेगा, एंड ये उसका क्या होगा, तो कि मैक्सिमम वैल्यू होगा। सो यहाँ पर क्या है कि NBA ओमेगा ये मैक्सिमम वाला EMF हो सकता है, बट ये मैक्सिमम वाला EMF कब होगा, तो कि sin ओमेगा t का वैल्यू जब 1 आ जाए, तो यहाँ पर sin ओमेगा t, तो यहाँ पर ये क्या होगा, तो कि sin 90 पे 1 आता है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने देखा कि sin ओमेगा t पे वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ये NBA ओमेगा जो है वो क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। एंड अगर जो मैक्सिमम है उसे हम कैसे लिख दें, तो कि एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं, तो यहाँ पर क्या है, तो कि NBA ओमेगा उसकी जगह क्या आ गया एप्सिलॉन नॉट, एंड फिर अगर इस पूरे को लिखना है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं sin ओमेगा t। ये तब के लिए है कि जब एंगल चेंज हो, क्योंकि अलग-अलग एंगल पे sin का वैल्यू अलग-अलग मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन नॉट सोचा कि ये जो पूरा है वो एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट कब आ जाएगा, तो कि जब sin ओमेगा t का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो sin का जो वैल्यू होता है, sin का वैल्यू क्या होता है, तो कि sin का वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच में वैरी करता है, यानी कि EMF का जो वैल्यू है वो विद टाइम चेंज हो रहा होगा, मतलब कि उसका पोलैरिटी जो है वो चेंज हो रहा होगा। सो ऐसा जो है उसे हम क्या बोलते हैं कि जो टाइम के रिस्पेक्ट में जो करंट चेंज हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं AC करंट बोलते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए जो करंट होगा वो क्या होगा अल्टरनेटिंग करंट होगा। अगर हम ओमेगा देखें तो ओमेगा का वैल्यू क्या होता है 2 पाई न्यू होता है। सो अगर हम ओमेगा का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें तो यहाँ पर क्या है एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट साइन का साइन ये ओमेगा है, ओमेगा की जगह पर क्या लिख देंगे तो कि 2 पाई न्यू एंड t का t। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन का भी यूज कर सकते हैं। एंड ये न्यू क्या है तो कि न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट अभी हमने जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए फॉर्मूला देखा एसी जनरेटर में, वो क्या था तो कि एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट साइन 2 पाई न्यू t।
एंड यहाँ पर हमने क्या किया था, तो कि ओमेगा टी जो था उसके लिए ओमेगा का वैल्यू रखा था, यानी कि यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन आया था वो क्या था, एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसा इक्वेशन आया था। एंड फिर हमने ओमेगा की जगह पर ये 2 का वैल्यू रखा था। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारा ईएमएफ है वो प्लस एप्सिलॉन नॉट से लेकर माइनस एप्सिलॉन नॉट तक में उसकी वैल्यू जो है वो वेरी करती है। एंड यहाँ पर इसीलिए जो है डिफरेंट स्टेजेस हमें दिए हुए हैं जनरेटर के, एंड उसके लिए हमने ईएमएफ टाइम ग्राफ जो है उसे ड्रॉ किया है। जैसे यहाँ पर कि ये जो है एसी जनरेटर में 0 से लेकर t टाइम तक में हमें किस किस टाइप के स्टेज देखने को मिलेंगे, ये वो है। एंड की जो हमारा फ्लक्स चेंज होता है, तो फ्लक्स चेंज कैसा होता था, तो कि थीटा चेंज होने पे फ्लक्स चेंज होगा। तो ये थीटा जो है वो किस हिसाब से चेंज होता है, वो अभी थीटा क्या था, तो कि एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। नाउ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो हमारा ये वाला है, तो पहले वाले में अगर हम देखें तो यहाँ पर टाइम क्या होगा, 0 होगा। तो t इक्वल्स टू 0 टाइम पे पहला हम ये देख लेते हैं कि ये जो कॉइल है वो रोटेट कैसे कर रहा है। ठीक है, जैसे अगर हम देखें शुरुआत कहाँ से हो रही है, तो ये जो हमारा कॉइल है ना वो स्टार्टिंग के फेज में ऐसा है। ठीक है, उसके बाद जो है वो ऐसे रोटेट करता है, फिर वो ऐसे हो जाएगा, देन जो है वो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हर एक जगह पर क्या होगा, डिफरेंट एंगल देखने को मिलेंगे। तो चलो एंगल के हिसाब से पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है कौन सा, तो कि ये वाला है। एंड एरिया वेक्टर अगर हम देखेंगे इसके लिए, तो यहाँ पर ये जो कॉइल है ना वो कैसे रखी है, वो कॉइल इस तरह से रखी हुई है। ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, एंड मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ से जा रहा है। फिर जैसे ही कॉइल रोटेट करेगा तो एरिया वेक्टर जो है वो एंगल मतलब चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से ऐसे आ रहा है, एंड जो एरिया वेक्टर है वो यहाँ से ऐसे जा रहा है। चलो, तो यानी कि क्या होगा, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। t इक्वल्स टू 0 टाइम पे कॉइल का जो प्लेन है वो क्या है, तो कि मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है। ऐसा क्यों है, वो देखो यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, एंड ये हमारा कॉइल का प्लेन है, तो ये जो है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, कॉइल का प्लेन ऐसे है, तो इसीलिए क्या है, दोनों परपेंडिकुलर है। एंड एरिया वेक्टर ऐसे, तो एंगल क्या हो जाएगा, 0 का हो जाएगा। तो इसीलिए जब एंगल 0 का होगा तो थीटा इक्वल्स टू में क्या था, ओमेगा टी, एंड उसका वैल्यू क्या आया, 0। तो यहाँ पर देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, वहां पर हम क्या डाल देंगे, 0, तो एप्सिलॉन नॉट साइन 0। नाउ साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0, तो इसीलिए इस टाइम पे एप्सिलॉन का जो वैल्यू आएगा वो क्या है, 0। नाउ अगर हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करें, देखो हम ग्राफ जो है वो कौन सा, तो कि ईएमएफ टाइम ग्राफ है, यानी इधर पे अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, एंड यहाँ पर क्या ले रहे हैं हम, टाइम। ठीक है, तो पहले तो t इक्वल्स टू 0 टाइम पे तो हमें जो वैल्यू मिला है ईएमएफ का वो क्या है, 0। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो कॉइल पहले ऐसे था, ठीक है, अभी वो ऐसे रोटेट कर गया है, तो एरिया वेक्टर जो है वो हमारा ऐसे जा चुका है, एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस साइड जा रहा है, यानी कि परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर की जो टाइम है वो कौन सा है, t/4 टाइम पे अगर हम देखें तो क्या होगा, तो कि जो कॉइल का प्लेन है वो कैसे है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल। मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो प्लेन है ना वो ऐसे है, एंड मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही जा रहा है, तो कॉइल का प्लेन भी तो इसी में है, एंड मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे है, तो इसीलिए दोनों क्या है, पैरेलल है। बट एरिया वेक्टर के हिसाब से देखेंगे तो कॉइल का प्लेन ऐसा है, तो एरिया वेक्टर यहाँ से ऐसे जाएगा, एंड यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, तो इसीलिए दोनों एक दूसरे से कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर थीटा यानी कि जो ओमेगा टी था वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, एंड 90 का मतलब क्या होता है, π/2। तो फॉर्मूला में ओमेगा टी की जगह क्या डालेंगे, π/2, तो यहाँ पर एप्सिलॉन इक्वल्स में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट साइन π/2। नाउ साइन π/2 का वैल्यू क्या होगा, 1, तो ये अगर 1 के साथ इंटू होगा तो एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा, तो इसीलिए जो आंसर मिलेगा वो क्या है, एप्सिलॉन इक्वल्स टू में एप्सिलॉन नॉट। फिर अगर हम ये तीसरा स्टेज देखते हैं, ठीक है, हमारा जो कॉइल था वो क्या था, तो कि पहले ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, एंड देन ऐसे हो गया, तो ये एरिया वेक्टर तो यहाँ पर ऐसे चला गया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से ऐसे जा रहे हैं, एरिया वेक्टर ऐसे जा रहे हैं, तो दोनों जो है इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यानी देखो हमारा एरिया वेक्टर ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो बीच में जो एंगल बना वो कितने का है, तो कि वो एंगल 180 का है, एंड जो टाइम है वो क्या है, t/2, यानी कि अगर हम देखें t इक्वल टू t/2 टाइम पे तो कॉइल जो है वो फिर से क्या होगी, परपेंडिकुलर ही आ जाएगी। देखो कॉइल का प्लेन परपेंडिकुलर आ रहा है, यानी कि यहाँ से जो है ऐसे कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, कॉइल का प्लेन अगर ऐसे देखेंगे तो परपेंडिकुलर में है।
ठीक है। तो कॉइल का प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर आता है, बट एरिया वेक्टर यहाँ से ये डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसीलिए जो एंगल बन रहा है थीटा इक्वल टू क्या है ओमेगा टी, एंड वो कितने का बन रहा है 180 डिग्री। जैसे हमने यहाँ पर देखा एरिया वेक्टर यहाँ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जा रहा है, तो 180 का आ गया। 180 यानी क्या लिखते हैं पाई। तो इसमें अगर वैल्यू डालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट साइन पाई, साइन पाई का वैल्यू क्या होगा 0, एंड 0 के साथ इनटू 0 यानी एप्सिलॉन इक्वल्स टू क्या आ गया 0। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ जो है हमने t इक्वल टू 0 पे था, फिर यहाँ पे जो हमें मिला t/4 पे, t/4 टाइम जो है वहां पर क्या था, तो कि एप्सिलॉन नॉट था। तो यहाँ पे ये जो है वो क्या है, तो कि ये एप्सिलॉन नॉट तक का वैल्यू है, ठीक है। एंड फिर जैसे ही हम यहाँ आए तो यहाँ पर फिर से t/2 पे क्या हो गया 0 हो गया। तो ये ग्राफ इसी तरह से चल रहा है। फिर अगर हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखें, पहले कॉइल ने ऐसे शुरुआत की थी रोटेट करने की, ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, तो अभी वो कंप्लीट ऐसे टर्न हो जाएगा, यानी कि वो कॉइल ऐसे आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा था, बट अभी कॉइल का प्लेन इस तरह से है, ठीक है। तो वो क्या एंटी पैरेलल के हिसाब से होगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, कॉइल ऐसे है, तो यहाँ पर कॉइल का प्लेन जो है वो तो एंटी पैरेलल है, बट अगर एंगल के हिसाब से देखेंगे तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे चला जाएगा, एंड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ, एरिया वेक्टर यहाँ, तो एंगल कितने का बनेगा 270 का बनेगा। एंड जो टाइम है वो क्या है, तो कि 3t/4 के हिसाब से टाइम है हमारा, कि जब टाइम t जो है वो 3t/4 हो एंड कॉइल का जो प्लेन है वो क्या हो जाएगा, तो कि मैग्नेटिक फील्ड से एंटी पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पर थीटा देखे तो थीटा क्या है 270 का है, तो थीटा इक्वल टू क्या था ओमेगा टी, ओमेगा टी जो है वो क्या होगा 270, एंड 270 यानी क्या लिखते हैं 3π/2। तो यहाँ पे जो है साइन ओमेगा टी उसकी जगह क्या डाल देंगे 3π/2। तो साइन 3π/2 का वैल्यू यानी क्या होता है, साइन 270 का जो वैल्यू होता है वो -1 होता है। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्या आ जाएगा -1 ना, -1 के साथ इनटू होगा तो वो माइनस में आंसर देगा, तो इसीलिए एप्सिलॉन क्या आ गया माइनस एप्सिलॉन नॉट। तो इसीलिए देखो ये 270 वाले टाइम पर वो यहाँ से कहाँ, तो कि माइनस की साइड गया है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ ये ऊपर की साइड क्या था एप्सिलॉन नॉट, एंड ये जो नीचे की साइड ऐसे वो क्या है माइनस एप्सिलॉन नॉट। एंड फिर जैसे हम उसके आगे जाते हैं तो यहाँ पर था, यहाँ से फिर से वो रोटेट ऐसे करेगा। तो देखो यहाँ पे उसका 1 साइकिल कंप्लीट हो रहा है, शुरुआत यहाँ से करी थी रोटेट होने की, कि पहले ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर कंप्लीट चेंज हो गया, एंड फिर यहाँ पर था तो वहां से फिर से ऐसे हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर फिर से ऐसा बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, कॉइल का प्लेन परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना होगा 360 का होगा। इट्स लाइक कि सर्कल के हिसाब से देखो तो यहाँ 0 से शुरू करके फिर 90 का एंगल आएगा, 90 के बाद 180 का एंगल आएगा, उसके बाद 270, एंड फिर से अगर उसी पॉइंट पे आए तो 360 का एंगल आएगा। तो इसी के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है थीटा जो है वो इस बार कितना है 360 है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि एंड साइकिल कंप्लीट हो चुका है, यानी कि जो टाइम है वो भी क्या आ जाएगा t टाइम आ जाएगा। तो इसीलिए t इक्वल्स टू t टाइम पे कॉइल जो है उसका जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर में आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर अगर हम थीटा देखें तो थीटा इक्वल्स टू क्या था ओमेगा t, एंड एंगल कितने का बन रहा है 360 का बन रहा है। तो 360 यानी क्या होता है 2π, तो साइन ओमेगा t की जगह क्या डालेंगे 2π, तो यहाँ पर क्या आ गया एप्सिलॉन नॉट साइन 2π, 2π का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। तो इसीलिए यहाँ पर एंड 0 के साथ इनटू क्या होगा 0, तो यहाँ पर क्या आ गया एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 0। तो यहाँ पर एप्सिलॉन का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 360 यानी कि फिर से टाइम t पे वो यहाँ से ऐसे 0 आ गया। तो इसीलिए इसका ग्राफ जो पहले कि 0 से कहाँ जाता है एप्सिलॉन नॉट से फिर से 0, 0 से माइनस एप्सिलॉन नॉट, एंड माइनस एप्सिलॉन नॉट से फिर से 0। अगर हम देखें तो ये वाला ग्राफ जो है वो कहीं पर देखा हुआ है, ये वाला ग्राफ जो है ना वो किसका है, तो कि साइन फंक्शन का है, यानी कि जो इंड्यूस ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ आता है वो साइन फंक्शन के सिमिलर वाला ग्राफ होता है। एंड हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा ईएमएफ है वो माइनस एप्सिलॉन नॉट से लेकर एप्सिलॉन नॉट तक में वैरी कर रहा है।